स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं अगला कोटि निर्धारण का अगला मेथड है जिसको अपन वेग नियम मेथड या वेग नियम विधि या रेट लो मेथड कहते हैं। इसमें अपन किसी भी प्रकार की n कोटि की अभिक्रिया का पता लगा सकते हैं। कैसे? आप वेग नियम के लिए सोचो जरा एक बार। अपन ने ये कहा कि ए कोई रिएक्टेंट स्पीशीज है और ये किस में चेंज हो रही है? ये प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। ओके, तो यहाँ पर अपने को ये देखना है ए अगर रिएक्टेंट स्पीशीज प्रोडक्ट में चेंज हो रही है तो वेग नियम के अनुसार क्या लिखते हैं कि जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? क्रियाकारक की सांद्रता की प्रोपोर्शनल होती है। और रेट अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे तो ये क्या होता है? एक कांस्टेंट आता है। ये अपने पास में वेग नियम या रेट लो आता है। हर किसी रिएक्शन के लिए ये आएगा। तो यहाँ पर ने लिखा है रेट इज इक्वल टू के सी की पावर एन। सी यहाँ कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, एन यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये मान लो। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मान लो कोई ए स्पीशीज है, ए क्रियाकारक है, उसकी C1 सांद्रता पर रेट R1 है और उसकी सांद्रता अगर C2 है तो रेट क्या हो जाती है? R2। तो इस हिसाब से R1 बराबर क्या हो गया? KC1N और R2 बराबर क्या हो गया? KC2N। R2 बाई R1 क्या हो गया? C2 अपॉन में C1, K से K क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर अगर अपन दोनों साइड में लॉग लेते हैं तो अपने पास में क्या आता है? log R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू n log। आपको पता है कि log x की पावर n होता है, उसको अपन n log x बोलते हैं, यही कहते हैं। तो यहाँ पर n इधर आ गया, log C2 अपॉन में C1। जब अपन log लेते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड में 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप दोनों साइड में 2.303 से आप डिवाइड करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में बच गया log R2 अपॉन में R1 बराबर n log C2 अपॉन में C1। अब इस n को इधर रखूं, बाकी वैल्यू को उधर ले जाऊं, तो ये क्या है? दोनों गुणा में n और log C2 अपॉन में C1। तो गुणा में क्वांटिटी होती है वो इधर जाती किसमें होती है? डिवाइड में होती है, भाग में। तो अपने पास में क्या हो गया? log R2 अपॉन में R1 डिवाइडेड बाय log C2 अपॉन में C1। अब देखो इसको अपन और स्टैंडर्ड करके लिख सकते हैं क्या कि अगर मेरे पास में ये n की वैल्यू ये आ रही है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ n बराबर जो log में जो क्वांटिटी डिवाइड में होती है उसको अपन किस में लिखते हैं? माइनस में। तो क्या लिखेंगे? log R2 माइनस R1 log R2 माइनस log R1 डिवाइडेड बाई log C2 माइनस log C1। ये यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? कोटि। जब अपने पास में दो ऑर्डर या दो रेट और दो कंसंट्रेशन पता हो तो इजी में अपन क्या निकाल सकते हैं? अभिक्रिया की कोटि पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है अपना अभिक्रिया की कोटि निर्धारण का जो मेथड है वो है इनिशियल रेट मेथड या अपन कहते हैं प्रारंभिक वेग विधि। ठीक है, इसमें वही चीज अपन क्या ले रहे हैं? वेग नियम ले रहे हैं। स्टार्टिंग में रेट बराबर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? C की पावर n और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो अपने पास में यहाँ पर क्या आ जाता है? एक नया स्थिरांक। तो रेट बराबर के C की पावर n। अब देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ कि मान लो अपने पास में दो क्रियाकारक है। क्रियाकारक जो है अपने पास में दो है, ध्यान देना जरा। क्रियाकारक जैसे A है और एक क्रियाकारक कौन सा है? B। ठीक है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इसकी सांद्रता मान लो C1 है, इसका रेट R1 है, इसकी सांद्रता C2 है, इसकी रेट क्या है? R2। तो अपन ने इसको कंपेयर किया है R2 अपॉन में R1। भाई R2 R1 रेट है तो ये R1 रेट किसके समानुपाती होगी? C1 की पावर n के। और R2 किसके समानुपाती होगी? C2 की पावर n के। तो अपन ने इन दोनों को क्या किया है? कंपेयर। R2 अपॉन में R1, C2 अपॉन में C1 की पावर n। ये क्या अपने R2 अपॉन में R1, C2 अपॉन में C1 की पावर n। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें दे रखा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले रखे हैं। यहाँ पर A और B रिएक्टेंट स्पीशीज है, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट x और y ले रखे हैं और प्रोडक्ट में चेंज कर रखा है। अब यहाँ पर देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कैसे लिखते हैं? रेट बराबर वही है A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कहाँ लिख दिया? ऊपर की तरफ। नियर फ्यूचर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का योग ही क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि होती है। यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि मान लो एक क्रियाकारक है, ध्यान देना, एक क्रियाकारक है, एक क्रियाकारक में
इसकी R1 रेट पर कंसंट्रेशन है Ca और R2 रेट पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी Ca डैश, ठीक है। उसी तरह से अगर B क्रिया कारक है अपने पास में, तो R1 रेट पे कंसंट्रेशन है Cb और R2 रेट पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास में Cb डैश। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू Ca डैश अपॉन में Ca की पावर x और Cb डैश अपॉन में Cb की पावर y। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से अगर अपन ऑर्डर या अभिक्रिया की कोटि डिसाइड करते हैं तो अभिक्रिया की कोटि x प्लस y होगी उस अभिक्रिया के लिए। ज्यादा अच्छे से अपन अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगी। ये सबसे अच्छी मेथड और सबसे ज्यादा इस मेथड से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या नॉर्मल बीएससी की एग्जाम हो या 12th की एग्जाम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी मेथड से पूछे जाते हैं और काफी इजी मेथड है। अभी अपन एग्जांपल लेते हैं, देखो अलग अलग इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट की दो रिएक्टेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी होती है और रेट दे रखी होती है और वहां से अपने से ऑर्डर पूछी जाती है। देखिएगा एग्जांपल क्या कहता है, रेट इनिशियल रेट मेथड पर आधारित पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कि A यहाँ पर कोई क्रियाकारक स्पीशीज है और B क्रियाकारक है, उत्पाद में वो बदल रहे हैं। तो उत्पाद में बदलने की जो रेट है, दर है, वो ये है कि जब A की सांद्रता 0.5 हो और B की सांद्रता 1.0 हो तो रेट होती है 2.0 into 10 to the power 3 और अगर इनकी कंसंट्रेशन 1 हो तो 4.0 into 10 to the power 3 और A और B की रेट कंसंट्रेशन 0.5 और 2 हो तो इसकी रेट 4.0 10 to the power 3। अब देखो इनिशियल रेट मेथड के अकॉर्डिंग, तो मैं ये लिखूंगा इनिशियल रेट मेथड के अकॉर्डिंग, इनिशियल रेट मेथड के अकॉर्डिंग अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वो फॉर्मूले को ले लेते हैं अपन ने पढ़ा था R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू Ca डैश अपॉन में Ca की पावर x Cb डैश अपॉन में Cb की पावर y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे अपन क्या देखते हैं इसमें, इन्हीं को मैं लेता हूं। मान लो ये जो है ये रेट पे ही रेट है, इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं और इसको R3 और इन समीकरण को 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब अपने को अभिक्रिया की कोटि निकालनी है तो सबसे पहला काम अपने को इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को सबसे पहले कोई भी एक क्रिया कारक को सिलेक्ट करना है, कोई भी एक रिएक्टेंट स्पीशीज को सिलेक्ट करना है और तीनों जो अपनी इक्वेशन है उनमें जैसे एक को सिलेक्ट किया, इनमें देखो कि तीनों कंडीशन में, तीनों सांद्रताओं में ऐसी कौन सी दो सांद्रताएं हैं जो सेम है। तो देखो 0.5 और ये 0.5 सेम है, तो ये दो इक्वेशन ले आप। अब देखो इसकी सेम है लेकिन इसकी क्या है अलग अलग, तो पहली कोशिश तो यही करें अपन की एक ही सेम मिले और दूसरे की अलग अलग। ये कंडीशन भी अपने आगे के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी कि इसकी और इसकी दोनों की सेम होगी तो कोई तीसरा नंबर का सी होगा उसकी अलग होगी। तो दो में अगर दो दिए हुए हो तो एक ही सेम जो कंसंट्रेशन है वो वाली इक्वेशन अपन पहले लेंगे। तो अपन ये कहें कि समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, अब देखो ध्यान रखना मैंने यहाँ R2 R1 कहा है, तो R2 R1 इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये R1 और ये R2 है। R2 का मतलब बाद वाली रेट और R1 का मतलब पहले वाली। जैसे अपन ने समीकरण 1 और 3 लिए तो यहाँ पर R2 क्या हो गई 0.5 और R1 क्या हो गई 0.5। ठीक है, R2 क्या हो गई, देखो सॉरी R2 क्या हो गई 4.0 into 10 to the power 3 और R1 क्या हो गई 2.0 into 10 to the power 3। Ca डैश अपॉन में Ca डैश क्या है बाद वाली कंसंट्रेशन किसकी, A की,
बाद वाली ले लो चाहे पहले वाली, दोनों सेम है, तो बाद वाली 0.5, पहले वाली 0.5। BCB डेज R2 कंसंट्रेशन या बाद वाली सांद्रता और पहले वाली सांद्रता। चलो अपन वैल्यू रखते हैं, R2 की वैल्यू रखता हूं मैं यहां पर, मतलब R2 ये हो गया बाद वाला, तो क्या हो गया 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय R1 क्या हो गया 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू CA डैश अपॉन में CA। तो CA डैश देखो ये भी 0.5 ये भी 0.5, तो 0.5 बट्टे 0.5, 0.5 ये दोनों सेम है तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये जब जो कंसंट्रेशन सेम होती है उसकी जो कंसंट्रेशन वाली टर्म फॉर्मूले की है वो हट जाती है, स्किप की जाती है, तो इसको हटा देते हैं, बच गई है। ये अपन नोट कर लेते हैं, क्या है बाद CB डैश बाद वाली है ये कितनी है 2 और पहले वाली कितनी है 1 और ये पावर y ले लो, ठीक है। अब देखो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल और 2 से ये कट गया, तो इधर 2 आ गया, 2 बटे क्या हो गया 2 और ये क्या आ गया y। अब जरा देखना, इसका मीनिंग ये है कि मैं यहां y का कितना मान रखूं, यहां पर y का कितना मान रखूं कि रिजल्ट कितना आ जाए 2 आ जाए। तो सीधी सी बात है y का अगर मैं मान 0 रखूंगा तो मेरे पास 2 की पावर 0 होती है और 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसका मतलब 2 का अगर 0 रखूंगा तो रिजल्ट 1 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए 2। अब मैं y की अगर वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 की पावर 1 हो जाएगी और 2 की पावर 1 का आंसर कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब अपने पास में y कितना आ गया 1। अब y 1 आ गया, y किसके संदर्भ में आया है b के संदर्भ में, तो b के संदर्भ में कोटि कितनी हो गई 1। अभी अपन ने अभिक्रिया की कोटि नहीं निकाली है, अभी अपन ने सिर्फ b के संदर्भ में निकाली है, एक ही भी अपने को निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपना पहला पड़ाव यहाँ पर पूरा होता है। सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, यहाँ पे इधर से हटा देता हूं मैं। सेकंड क्या है अपने पास कि b की निकालनी मैंने कोटि 1 आ गई, अब एक ही निकालूंगा, एक ही निकालूंगा तो वही फंडा यहां लगाऊंगा, मैं वो इक्वेशन देखूंगा b के संदर्भ में जहां पर b की सांद्रता क्या हो समान। तो समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से हो गया। अब समीकरण 1 व 2 में वही R2 अपॉन में R1, तो R2 बाद वाली है, क्या लिखेंगे 4 × 10⁻³ बटे 2 × 10⁻³ CA डैश देखो ये है बाद वाली, ये है 1 अपॉन में 0.5 बट की पावर x और यहाँ दोनों सेम है तो यहाँ सेम रखेंगे तो 1 आएगा, ये टर्म स्किप हो जाएगी पहले वाली की तरह। अब अपने पास 10 की पावर 3 से कैंसिल आउट और ये कटेगा तो 2 आ जाएगा और 0.5 का डबल कितना होता है 1, तो यहाँ पर भी 2 और पावर x आ जाएगा, तो x का मान भी क्या होगा 1, तो x का मान भी अगर अपन क्या रखेंगे 1 रखेंगे तब अपने पास रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। तो सीधी सी बात है एक के संदर्भ में कोटि क्या हो गई 1 और b के संदर्भ में भी कोटि क्या हो गई 1। तो आपको कोई पूछे कि इस अभिक्रिया की जो अभिक्रिया दे रखी है इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो कोटि इस अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी x + y और x का मतलब 1 और y का मतलब भी 1, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। किसकी है द्वितीय कोटि की। अब यहाँ पर अपन ने एक कंडीशन क्या क्या पूछा था, एक तो पूछी थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि और दूसरा अपन ने पूछा था रेट लो वेग नियम, तो इसका रेट लो क्या होगा वो देख लेते हैं अपन। देखो वेग नियम क्या होगा, वेग नियम होगा रेट इज इक्वल टू के, कितने क्रियाकारक हैं ए और बी, ए के संदर्भ में फर्स्ट ऑर्डर और बी के संदर्भ में फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका रेट लो हो गया इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट या उसमें व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हो, तो अगले वीडियो में वो क्लियर कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो दे रखा है स्क्रीन पर, इस बार अपने पास में क्रिया कारक या रिएक्टेंट स्पीशीज 2 ना होकर 3 है।
ए बी और सी। ए के लिए कंसंट्रेशन है 0.51 0.51, बी के लिए कंसंट्रेशन है 1122, सी के लिए है 111 और 2, और इनकी ये है रेट, ये है अभिक्रिया की वेग R1 R2 R3 और R4, ये अभिक्रिया का वेग है। इनको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। आप पहले इसको अपनी मोबाइल स्क्रीन से वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें, उसके बाद में ही आप लोग उसको देखें ताकि आप समझ पाने की स्थिति रहे। या पहले आप क्या करें, इसको सोल्व करें, बाद में आप सॉल्यूशन देखें, इसका ज्यादा बेटर रहेगा सीखने के लिए। तो दो बातें दे रखी है, रेट लो और ऑर्डर। ध्यान रखना, पहले से बाद में ऑर्डर दे रखी हो से पहले दे रखी हो, अपने को पहले ऑर्डर ही निकालनी है, क्योंकि ऑर्डर निकालने के बाद ही अपन रेट लो निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली बात यहां पर देखो, अपने को वही प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पर रिएक्टेंट 3 है, कितने हैं 3, ठीक है। तो आपको पहले कोई दो रिएक्टेंट की सांद्रता समान देखनी है, वो पद देखो जिनमें दो की सांद्रता समान हो। तो देखो एक नंबर देखो आप, ये एक नंबर समीकरण 0.5 और एक की यहाँ पर भी 0.5 है, एक ही सेम है, और देखो सी की भी सेम है। इसका मतलब दो की सेम होगी तो अपन बी की निकाल सकते हैं, बी की अलग है, ये भी चेक कर लिया अगर अलग है कि नहीं, ठीक है। चलो तो अपन पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन क्या है आपके पास में, उसी तरह से R2/R1 ले लो। तो समीकरण आप इस तरह से भी लिख सकते हो, समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से आप लोगों के पास में क्या है, मान लो R3 है, आप R2 भी लिख सकते हो, R3 भी लिख सकते हो। R3/R1 इज इक्वल टू क्या है, Ca की कंसेंट्रेशन, ये लो, ये लिख सकते हैं अपन, Ca की कंसेंट्रेशन अपॉन में Ca, Cb की कंसेंट्रेशन Cby, और ये है Cc और Cz। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब C की कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A और C की कंसेंट्रेशन सेम है समीकरण 1 और 3 में, तो A और C का पद स्किप हो जाएगा, B बचेगा। R3 और R1 आप नोट कर लो, तो क्या आएगा, R3 में क्या दे रखा है 8 × 10⁻3, R1 में 4 × 10⁻3। A और B सेम है तो ये स्किप हो गया, CB ये बच गया, ये लो क्या हो जाएगा 2/1 की पावर क्या है y। तो यहां से देखो कैंसिल आउट 2, और यहां भी क्या बचा है 2, तो क्या हो गया 2 की पावर 2 y। तो y की वैल्यू कितनी रखेंगे, आंसर 2 आए तो कितना रखेंगे 1, y के वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका मतलब b के संदर्भ में कोटि क्या आ गई, प्रथम कोटि आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे मान लो यहां पर ले लें पर, अब देखो अब अपन क्या देखेंगे कि दो की ऐसी दो समीकरण लेंगे जिनमें दो की सांद्रता सेम हो एक ही अलग। तो कौन सा देखें अपन, जैसे मान लो अपन ये देखें पहला और दूसरा पद, इसमें B और C की सेम है एक ही अलग है, तो एक ही निकल जाएगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, आपकी मर्जी है, ये 1 व 2 आप पहले ले सकते हो, आप बाद में ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखिएगा समीकरण 1 व 2 में अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे R2/R1 इज इक्वल टू, मैं बार बार ये पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये सेम है, ये हट जाएंगे, सिर्फ एक का पद ही लिख रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं Ca' की पावर क्या है, अब R2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1.6 × 10⁻4, और R1 की वैल्यू कितनी है 4.0 × 10⁻3। Ca' की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 1.0, और इसकी हो जाएगी 0.5 की पावर क्या है। अब देखो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर क्या, ये पॉइंट हटेगा तो इसका मतलब ये 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻4 से 10⁻4 कैंसिल, 4 से 4 टाइम डिवाइड,
4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 को आप 1 को 0.5 से डिवाइड कर दोगे 2 आ जाएगा 2 की पावर है, तो उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, इसका मान 4 आ जाए 2, तो x बराबर क्या आ गया आपके पास 2। इसका मतलब एक के संदर्भ में कोटि कितनी हो गई, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो दो बातें समझ में आ गई अपने पास में कि y का मान तो कितना आ गया 1 और x का मान कितना हो गया 2, बच गया किसका मान, z का मान बच गया। z का मान आ जाएगा तो इनको जोड़ देंगे और वही क्या होगी अभिक्रिया की कोटि। चलो z का मान अपन निकालते हैं, एक बार में यहां तक आप कॉपी कर लो, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब अपने पास में x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। चलो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं देखता हूं कि मेरे पास में एक के संदर्भ में भी निकाली अपन ने, बी के संदर्भ में भी निकाली, सी की बात करें तो सी की बात करें तो अपने को क्या करना पड़ेगा, और ए और बी की ऐसी सांद्रता देखनी पड़ेगी जो समान हो। देखो ये दोनों समान है, ये दोनों है लेकिन ये दोनों नहीं है, ये दोनों समान है लेकिन ये दोनों नहीं है। इसका मतलब ये फंडा नहीं बैठेगा, ये नहीं फंडा बैठेगा तो आप फॉर्मूला जैसा है वैसा का वैसा रेट इक्वेशन लिखो। आप रेट लो के अकॉर्डिंग अपन जो समीकरण 1 व 4 ले लो, आप समीकरण 1 व 4 कोई भी ले लो आप, जरूरी नहीं है 1 व 4 लो, 1 व 2 भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है 1 व 4 अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनमें इसकी कंसंट्रेशन क्या है, डिफर है। तो समीकरण 1 व 4 ले रहे हैं तो अब अपने को क्या लिखना पड़ेगा, देखो अपने को लिखना पड़ेगा R4 अपॉन में R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, CA डैश अपॉन में CA की पावर x, CB डैश अपॉन में CB की पावर y, CC डैश अपॉन में CC की पावर z। R4 की वैल्यू क्या है मेरे पास में 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4, R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास में 4 इंटू 0 इंटू 10 टू द पावर 3, CA डैश की वैल्यू क्या है, CA डैश मतलब अंतिम वाला, तो क्या है मेरे पास में 1.0, प्रारंभिक कितना है 0.5, अब की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरे पास 2, ये रख दी मैंने क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास पहले से पता है। अब CB डैश की बात करेंगे अपन, CB डैश में क्या लेंगे, CB डैश में अंतिम कितना है 2.0 और प्रारंभिक कितना है 1.0। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी ऑर्डर डिसाइड कर चुके हैं अपन, कितनी है 1। नेक्स्ट CC, इसका मतलब ये 2.0 और 1.0, z की वैल्यू अपने को पता करनी है। अब यहां से देखो पॉइंट हटेगा 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 4 कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 16, 64 डिवाइडेड बाय 4, 16 अपन बात करेंगे यहाँ पर। देखिएगा इसको देखो ये कितनी है 0.5 को 1 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर कितनी है 2 इंटू मल्टीप्लाई में ये भी है 2/1 2, 2 की पावर 1 इंटू ये भी कितना है 2, 2 की पावर z। अब सोचना, अब इसको सोल्व करो एक बार, इधर लिखता हूं मैं, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं 16 वाली टर्म आ रही है क्या, हाँ बिल्कुल आ रही है 16, 2 की पावर 2 तो क्या कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 4 इंटू 2 की पावर 1 2 इंटू 2 की पावर z। इसका मतलब देखो यहां पर है 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 और 8, तो z की वैल्यू में क्या रखूं, z की वैल्यू में 1 रखूंगा, z की वैल्यू का 2 रखूंगा तो ये 4 हो जाएगा और z की वैल्यू अगर मैं क्या रखूंगा 0 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो z की वैल्यू में क्या रखूंगा 1, तो z की वैल्यू 1 रखने पर मेरे पास में कितना आ जाएगा आंसर 16। इसका मतलब मेरे पास में x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, z की वैल्यू 1 आ गई, तो कुल ऑर्डर या विक्रिया की कोटि कितनी हो गई 2 + 1 + 1, चतुर्थ कोटि की विक्रिया 4। और अब इसका रेट लो लिखेंगे अपन, रेट लो लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए के संदर्भ में कोटि कितनी है 2, बी के संदर्भ में 1 और सी के संदर्भ में क्या है 1, ये आप लोगों का रेट लो हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपने को इस तरह से सोल्व करना है, बाकी क्वेश्चंस की मैं कोशिश करूंगा कि PDF सेंड करूं आप लोगों के पास।